हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि विस्थापन, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होती है और इसका रिएक्शन कैसे होता है। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाली है स्टूडेंट, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि विस्थापन, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, आखिर होती क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब होता क्या स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान समझिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान समझिएगा स्टूडेंट। मैं आपको आपके लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, आप लोग किसी फंक्शन में गए हैं, वहाँ पे स्टूडेंट आपको कुर्सी मिल गई है बैठने के लिए। अब क्या होता है कि कोई बहुत ही हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी आया और आपको बोल रहा है कि आप कुर्सी को छोड़ दीजिए। आप दुबले पतले अभी बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे? उस कुर्सी पर बैठे रहेंगे या फिर उसे छोड़ देंगे? तो आप उस कुर्सी पे से हट जाएंगे। तो क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था, वो जो इंसान था, आपसे अधिक शक्तिशाली और एज में भी बड़ा था, शक्तिशाली भी था, मजबूत भी था, जिसके कारण आपने क्या किया, कुर्सी को उसे दे दिया। यानी कि कुर्सी पहले आप बैठे थे, बट उसने क्या किया, उस कुर्सी को आपसे ले लिया, यानी कि उसने आपको आपकी कुर्सी से अलग कर दिया। वैसे ही होता है स्टूडेंट विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है स्टूडेंट, वो कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और इसी अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्रियाशील तत्वों का क्रम क्या होता है, यानी जो क्रियाशील जो तत्व होते हैं उनका क्रम क्या होता है, यानी कौन सब उनसे ज़्यादा क्रियाशील है, कौन किस तत्व से ज़्यादा क्रियाशील है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक चार्ट को देखिए आप लोग। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से इस चार्ट को देखिए आप लोग। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ये जो चार्ट बनाया है, इसमें क्रियाशील तत्वों के बारे में ये चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे जितने भी तत्वों के नाम लिखे हैं, देखिए यहाँ से ये मैंने एक लाइन खींची जो कि जिसका तीर नीचे की ओर है। यानी कि स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हैं और नीचे सबसे कम क्रियाशील तत्व हैं। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट कि सबसे क्रियाशील तत्व कौन है, तो वह है पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन है, तो वह है गोल्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखिए ये क्रियाशील तत्व की, यानी कि सबसे कम क्रियाशील तत्व है गोल्ड, उससे थोड़ा ज़्यादा क्रियाशील तत्व है सिल्वर, उसके बाद है मरकरी, फिर कापर, फिर हाइड्रोजन, फिर लेड, फिर टीन, फिर आयरन, फिर जिंक, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व स्टूडेंट पोटेशियम होता है और सबसे कम क्रियाशील तत्व गोल्ड होता है। तो इसी क्रम के अनुसार स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया में स्टूडेंट एक तत्व को विस्थापित करना होता है, यानी कि इसमें से किसी एक तत्व को हटा दिया जाता है स्टूडेंट। तो चलिए, ये कुछ नहीं है, एकल विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा यही है जो कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है। तो स्टूडेंट, आप लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया पूछे तो भी यही परिभाषा आप लोग लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ कि जो कापर सल्फेट है, कापर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डाल देता हूँ। तो वह क्या करेगा स्टूडेंट, वह विस्थापित कर देगा, कापर को विस्थापित करके वो जिंक सल्फेट बना लेगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने क्या बोला कि जिंक को स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, जिंक जो धातु का टुकड़ा है, इसको स्टूडेंट हम लोग कापर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। किसमें स्टूडेंट, कापर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। तो चलिए, कापर सल्फेट के विलयन में हम लोग इसको डालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जिंक है वो क्या है, कापर से अधिक क्रियाशील तत्व है। देखिए यहाँ पे चार्ट में देखिए, जो जिंक है स्टूडेंट, देखिए जिंक कहाँ है, यहाँ पे है, और कापर कहाँ पे है स्टूडेंट, तो कापर यहाँ पे है। तो देखिए जो
जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है कि नहीं स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो जिंक है वो क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, जो कि कॉपर यहाँ पे है। देखिए ध्यान से देखिए, जो कॉपर यहाँ पे है इससे अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, जिंक है। तो जिंक क्या करेगा स्टूडेंट, जिंक इस कॉपर को हटाकर इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे जिंक सल्फेट। क्या बनेगा स्टूडेंट, जिंक सल्फेट। और कॉपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इससे अलग हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इससे अलग हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, जब जिंक धातु के टुकड़े को हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो जिंक होता है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो यह क्या करेगा स्टूडेंट, कॉपर को यहाँ से हटाकर इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया बनकर तैयार होगी वो बनकर तैयार होगी जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। क्योंकि यह जो कॉपर अलग हो रहा है स्टूडेंट, इसलिए अलग हो रहा है क्योंकि यह जो जिंक है इससे यह कम क्रियाशील तत्व है। एक एग्जाम्पल और लेकर मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं फेरस ले लेता हूँ। फेरस की अभिक्रिया स्टूडेंट मैं कराता हूँ कॉपर सल्फेट के साथ ही। इसकी भी अभिक्रिया मैं स्टूडेंट कॉपर सल्फेट के साथ ही करा देता हूँ। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट पता है क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा फेरस सल्फेट। क्या बनेगा स्टूडेंट, फेरस सल्फेट बनेगा। और क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कॉपर फिर जो है वो फेरस से क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, और फेरस क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। जिसके कारण क्या हो जाएगा कि ये जो फेरस है वो कॉपर को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट हो जाएगा और यहाँ पे कॉपर इनसे अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आपको विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। तो पहला हम लोगों ने देख लिया एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग स्टूडेंट देखने जा रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण उनके अभिकारक यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी कि स्टूडेंट मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है स्टूडेंट, दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है। तो ऊपर हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट कि एक ही तत्व दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा था, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों जो अभिकारक होंगे, दोनों अभिकारकों में आदान प्रदान होगा। इसको स्टूडेंट हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने आपको सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया में आपको स्टूडेंट Ag यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा देता हूँ। किसके साथ कराता हूँ स्टूडेंट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। एक बार फिर से स्टूडेंट आपको पहले बता दूं द्विविस्थापन अभिक्रिया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण उनके अभिकारक यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा स्टूडेंट। तो अब किसके ऊपर कितने आयन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो किसके ऊपर कौन सा आयन है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सोडियम है तो इसके ऊपर प्लस आयन होता है, और यहाँ पे क्लोरीन है इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। उसके बाद स्टूडेंट Ag पर होता है प्लस और नाइट्रेट पे होता है माइनस। तो अब यह अभिक्रिया होती कैसे है, तो यह अभिक्रिया हमेशा विपरीत चिन्ह के साथ जुड़ती है। यानी कि इसका जो सोडियम है वो प्लस का स्टूडेंट, तो इधर का जो नाइट्रेट है इसके माइनस चार्ज के साथ जुड़ेगा। यानी कि जो सोडियम है इसके माइनस चार्ज के साथ जुड़ेगा स्टूडेंट। तो क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट। और इसका स्टूडेंट जो क्लोरीन है, देखिए इसके किसके साथ जुड़ेगा, इसका क्लोरीन जो माइनस का है, इसका Ag यानी जो सिल्वर है वो क्या है स्टूडेंट, प्लस का है। तो यह किसके साथ जुड़ेगा, माइनस प्लस के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। और साथ ही में स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट
NaCO3। एक बार फिर से स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से आदान प्रदान हुआ है, यानी कि इधर का सोडियम इस नाइट्रेट के साथ जाकर जुड़ रहा है, तो इधर का क्या है, यहाँ का जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ जाके जुड़ रहा है। स्टूडेंट देखिए दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, दोनों के बीच आदान प्रदान हो रहा है, यही द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। स्टूडेंट इधर का क्या कर रहा है, इधर का सोडियम जाकर नाइट्रेट के साथ मिल जा रहा है और इधर का सिल्वर क्लोरीन के साथ जाकर मिल जा रहा है, तो दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है और यही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आपको विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।